Hello everyone and welcome back to my channel Miss Physics. So today we will solve the meritorious 2016 फिज़िक्स लेक्चरर एग्ज़ाम। तो आज हम उसके सॉल्यूशंस करेंगे। ये जो एग्ज़ाम था इसमें 75 क्वेश्चन थे टोटल। सो ये आपको पेपर शो हो रहा है स्क्रीन पे। दिस इज़ नॉट सो क्लियर बट मैंने फिर भी कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चंस क्लियरली दिख रहे थे या मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस का आंसर मैं फाइंड आउट कर सकती थी वो आंसर्स मैंने डिटेल में फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। वो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो ये क्वेश्चन एक बार मैं आपको फिर भी शो कर देती हूँ फॉर योर कन्वीनियंस, और इसके बाद हम इनके करेंगे आंसर्स। आंसर एक्सप्लेनेशन में है, वो सारे आंसर्स के मैंने ऑप्शंस लिखे हुए हैं और साथ में रीज़न भी दिए हुए हैं। अगर हमें कोई क्वेश्चन देखना होगा तो हम फिर से यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, सो हैव अ लुक एट द क्वेश्चन पेपर। और जिन क्वेश्चंस कुछ क्लियर नहीं थे या जिनका मुझे आंसर क्लियर नहीं था वो मैंने नहीं की। ठीक है, इट्स बेटर कि मैं वो ऑप्शंस ना बताऊं रेदर देन टू मिसगाइड करने से बेटर है कि हम वो क्वेश्चन करें ही ना। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं जो मैंने यहाँ पे जो जिनके आंसर्स क्या हैं स्किप किए हुए हैं, और बाकी ऑलमोस्ट 75 में से आई थिंक 65 अबव क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स मैंने सॉल्व किए हुए हैं। ये जो 49th क्वेश्चन है दिस इज़ रिपीटेड सेकेंड टाइम इन द सेम पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन भी यही है, 49th क्वेश्चन भी यही है। Okay, so let's start our answers. Just have a look at the question paper. Okay, so here are the answers. So the first question है हमारे पास कि जो कर्नोकर डेल्टा होता है वो क्या होता है। सो पूछा हुआ है कि स्केलर है, वेक्टर है या मिक्स्ड टेंसर है, रैंक 1 का या रैंक 2 का। सो जो कर्नोकर डेल्टा होता है दैट इज़ एन इनवेरिएंट मिक्स्ड टेंसर होता है एंड इट इज़ ऑफ रैंक 2। ओके, सेकंड क्वेश्चन मैंने स्किप किया हुआ है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन था, हमें पूछा हुआ था कि इस जो फैक्टर है गामा -3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 की हमें रेशो फाइंड करनी थी, इसका आंसर हमें बताना था। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ की है दैट इज़ गामा ऑफ n+1 इज़ इक्वल टू n इंटू √n। सो यहाँ से हमने गामा n की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर ली, फाइंड कर ली। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला को यूज़ करके ये सबसे पहले मैंने किसकी वैल्यू फाइंड की है, -3/2 की। अब ये फॉर्मूला लगाने के बाद फिर यहाँ पे मेरे पास आ गया गामा -1/2। फिर से यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे क्या की, रिपीट की। सो फाइनल आंसर मेरे पास आ गया 4/300π। ठीक है, और पॉजिटिव है, पॉजिटिव को तो हम ईजिली ये फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो ये बन गया n+1, इसका फॉर्मूला हो गया n इंटू गामा n। गामा 1/2 कितना होता है, √π। सो जब इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट द आंसर 8/3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 8/3, दैट इज़ सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हमें पूछा गया है व्हाट इज़ द एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट्स इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में जो एरियल वेलोसिटी है वो कितनी होती है। सो एरियल वेलोसिटी ये केपलर का हमारे पास सेकंड लॉ आता है कि एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, दिस इज सेकंड लॉ ऑफ केपलर सेकंड लॉ। ठीक है, प्लैनेटरी मोशन का। सो उसमें dA/dt की वैल्यू कितनी होती है, L डिवाइडेड बाई 2m, वेयर L इज़ एंगुलर मोमेंटम एंड m इज़ मास। ठीक है, और उन्होंने क्वेश्चन में हमें दिया है कि इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस मास हो जाएगा हमारे पास प्लैनेट और सन का। ठीक है, तो उन दोनों का जब हम रिड्यूस मास फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है। सो एरियल वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, L डिवाइडेड बाई 2μ। अकॉर्डिंग टू दिस बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें उन्होंने पूछा है कि कौन सा रिलेशन है जो हमें पॉजिटिव H क्रॉस वैल्यू प्रोवाइड करेगा।
ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन में उन्होंने दिया हुआ है एक्स का हमें पता है कॉम्यूटेटर क्या होता है, आयोटा एच क्रॉस। नेक्स्ट दिस इज़ बी ऑप्शन में जेड और पी जेड का कॉम्यूटेटर हमें फाइंड करना है और उसकी प्रोडक्ट है माइनस आयोटा के साथ। सो हमें पता है कि जेड और पी जेड का जो कॉम्यूटेटर होता है दैट इज़ आयोटा एच क्रॉस। जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एच क्रॉस जो हमें चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स जो बी ऑप्शन है वो हमें प्रोवाइड करवा रही है हमारा डिज़ायर्ड आंसर, सो द राइट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, ये टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस कौन से होते हैं, जो थर्मिस्टर होते हैं दैट आर यूज्ड एज ए टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइसेस। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें उन्होंने पूछा हुआ है कि ज़ीनर डायोड का जो कैथोड होता है उसका पोटेंशियल क्या होता है, वो मोर पॉजिटिव होता है देन एनोड, लेस पॉजिटिव होता है देन एनोड, ऐसी हमें ऑप्शन दी गई है उस क्वेश्चन में। सो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा बिल्कुल ज़ीनर डायोड का बनाया हुआ है। हमें पता है कि ज़ीनर डायोड जो होती है दैट ऑलवेज वर्कड इन रिवर्स बाइस, क्योंकि अगर हम ज़ीनर डायोड को फॉरवर्ड बाइस कर देते हैं, ठीक है, अगर ज़ीनर डायोड को फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो वो बिल्कुल एक जो पीएन जंक्शन नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होती है वैसे ही काम करती है। सो ज़ीनर डायोड को रिवर्स बाइस करने का कोई भी फ़ायदा फॉरवर्ड बाइस करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। इट इज़ ऑलवेज रिवर्स बाइस्ड स्पेशली फॉर वोल्टेज रेगुलेशन करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो उसमें जो कैथोड होता है उसको हम किस पोटेंशियल पे रखते हैं रिवर्स बाइस करने के लिए, पॉजिटिव पोटेंशियल पे। सो इसका आंसर आएगा इट इज़ मोर पॉजिटिव देन एनोड, क्योंकि हमें क्या करते हैं इसकी रिवर्स बाइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा हुआ था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में से हमें स्टेटमेंट से उनमें बताना था कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है। तो हमें अगर करेक्टरिस्टिक्स पता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की तो हम वहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। सो करेक्टरिस्टिक क्या होती है कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल होता है उसकी इनफानाइट इनपुट इम्पीडेंस होती है। अगर वो इनफानाइट इम्पीडेंस है मींस रेजिस्टेंस उसकी इनफानाइट है तो इनपुट करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट ऑप्शन है आपकी। सेकेंड ऑप्शन में है कि सेकेंड करेक्टरिस्टिक क्या है कि उसकी आउटपुट इम्पीडेंस क्या होती है, लो है। अगर हम आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ करते हैं तो उसकी जो आउटपुट इम्पीडेंस होगी वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो होगी, ठीक है। थर्ड होता है कि इसका वोल्टेज गेन क्या होता है, इनफानाइट होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि जो CMMR रेशो है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो जो होती है दैट इज़ इनफानाइट, बट जो कॉमन मोड गेन होता है वो किसके इक्वल होता है, ज़ीरो। इन दोनों में फ़र्क है, डिफरेंस है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस जो हमने उनकी करेक्ट ऑप्शन उन्होंने दी हुई है वो दी हुई है कि इनफानाइट इम्पीडेंस है और इनपुट करंट क्या है, ज़ीरो। सो अकॉर्डिंग टू दैट ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को अगर हमें इंटीग्रेटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कन्वर्ट करना है तो हम जो फीडबैक होता है हमारी जिसके भी थ्रू देते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, कैपेसिटर यूज़ करते हैं, रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं या कोई क्या चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे कंपैरिजन के लिए बनाया है कि यहाँ पे इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाया हुआ है, ठीक है। एज़ यू कैन सी कि जो इसकी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है उसको क्या रखा हुआ है, ग्राउंड पे। इस यहाँ पे हमारे पास आउटपुट मिल रही है, नेगेटिव आउटपुट क्यों मिल रही है, क्योंकि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। जो हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं, जो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, मींस इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ठीक है। सो यहाँ से इनपुट दी गई है दैट इज़ ग्राउंडर, ठीक है, दैट इज़ थ्रू रेजिस्टेंस RI, और यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगाई हुई है RF, मींस जो फीडबैक सर्किट है यहाँ पे जो फीडबैक है वो किसके थ्रू जा रही है, थ्रू द रेजिस्टेंस, ठीक है। सो ये होता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अगर हमें एम्पलीफायर को एज ए इंटीग्रेटेड यूज़ करना है तो उसका जो फीडबैक सर्किट होता है वो क्या क्या यूज़ किया जाता है, कैपेसिटर। बाकी डायग्राम अगर आप चेक करोगे तो सारा सेम है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव इन्वर्टिंग इनपुट आएगी। सो इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए हम यूज़ करेंगे कैपेसिटर। अकॉर्डिंग टू दैट ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 था, ड्यू टू लार्ज कि जो हीलियम है, लिक्विड हीलियम है, कि वो एब्सोल्यूट ज़ीरो पे भी जो है सॉलिडिफाई क्यों नहीं होती, दैट इज़ ड्यू टू द लार्ज ज़ीरो पॉइंट एनर्जी, ठीक। सो नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ था कि जो वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, किस चीज़ की, ठीक है।
तो फर्स्ट जो 3 ऑप्शन थी A B C, तो उन्होंने वहाँ पे 3 ऑप्शन में उन्होंने वहाँ पे विड्थ ऑफ द बॉक्स की वेरिएशन पूछी हुई थी, ठीक है। सो साथ में एक वर्ड भी यूज़ था मिनिमम। सो मिनिमम होगी हमारे पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए n किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। सो फर्स्टली वी विल राइट द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, E इज इक्वल टू n स्क्र पाई स्क्र h कट स्क्र ओवर 2m l स्क्र। n यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें क्या होगी कांस्टेंट। सो E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ विड्थ ऑफ द बॉक्स, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस C ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि स्टार में जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो किस फॉर्म में होती है। सो हमें पता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मींस फोटोन्स तो होते ही हैं, साथ में उन्होंने ऑप्शन दिया है कि और कौन से पार्टिकल्स होते हैं। सो स्टार में से एनर्जी वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म की में क्या होती है रिलीज़ होती है, और साथ ही साथ में से क्या रिलीज़ होते हैं न्यूट्रिनोज भी रिलीज़ होते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज़ फोटोन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और साथ में क्या रिलीज़ होते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिनोज। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था विच इक्वेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट बीटा डीके। सो बीटा डीके क्या होता है, दैट इज़ न्यूट्रॉन डीके, ठीक है। बीटा डीके की इक्वेशन क्या होती है न्यूट्रॉन डीके। सो उसमें क्या होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है थ्रू एन इमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ठीक है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एंटी न्यूट्रिनो आएगा इलेक्ट्रॉन का। हमें पता है जैसे पार्टिकल्स हैं जो होते हैं लेप्टॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मियॉन्स होते हैं, टॉन्स होते हैं, तो उसमें उनका जो न्यूट्रिनोज होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई आई एम कॉलिंग इट इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ओके। सो द राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 16। सो 16 में उन्होंने पूछा था कि विच इक्वेशन इज़ करेक्ट, मतलब कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है। सो इसमें भी हमने ली है फर्स्ट ऑप्शन दी हुई है दिस इक्वेशन। सो ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है बीटा डीके। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है कि देखिए कार्बन है 6, इसमें मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक प्रोटॉन में। यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए सो इलेक्ट्रॉन है और एंटी न्यूट्रिनो है, तो ये हो गया बीटा डीके, दिस इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रॉन चेंज कन्वर्ट हो रहा है कार्बन में। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं 6, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 7, मींस प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए ये हो गया हमारे पास बीटा, ये जो इक्वेशन होती है दिस इज़ कॉल्ड बीटा नेगेटिव डीके, ठीक है। और ये जो बन जाएगी जिसमें प्रोटॉन डिके होगा न्यूट्रॉन में, दिस इज़ कॉल्ड बीटा पॉजिटिव डिके, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की जगह पे हमारे पास क्या एमिट होता है पॉजिट्रॉन। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है मैंने बताया था तो साथ में होगा उसका एंटी न्यूट्रिनो, अगर पॉजिट्रॉन है तो साथ में उसका होगा न्यूट्रिनो, मीन्स दिस रिएक्शन इज़ ऑल्सो पॉसिबल। नेक्स्ट रिएक्शन जो है दिस इज़ द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है। सो अगर हम उसमें देखें फोर्थ ऑप्शन उनकी थी कि नन ऑफ द अबव इक्वेशन की कोई भी पॉसिबल नहीं है, नहीं। सो दिस इक्वेशन इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू बीटा डीके, ठीक है। अगर हम बीटा डीके की टर्म्स में देखें तो सो द राइट ऑप्शन इज़ सी। ओके, नेक्स्ट जो हमें दिया हुआ था कि हमारे पास एक वेव फंक्शन गिवन था साई R1 R2, ठीक है। और ये वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी हमें पूछी गई थी। सो जो वेव फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, या हम बोल सकते हैं कि फर्मियंस का, वो होता है एंटी सिमेट्रिक अंडर पार्टिकल एक्सचेंज, ठीक है। उन्होंने एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि ये नॉर्मलाइज्ड नहीं हो सकता, नो दिस कैन बी नॉर्मलाइज। सो इसीलिए मैंने इसकी नॉर्मलाइज्ड वैल्यू लिखी हुई है। अगर हम इसको पार्टिकल एक्सचेंज की टर्म में नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन लिखना होता है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, वेयर 1/√2 इज़ कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। अब ये एंटी सिमेट्रिक कैसे होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज़ द कॉम्बिनेशन है कि यहाँ पे साई R1 R2 है, और दूसरे फैक्टर में क्या हुआ कि यहाँ पे हमने पोजीशन उनकी क्या कर दी एक्सचेंज कर दी, तो यहाँ पे साइन किसका आएगा माइनस का, ठीक है। ये जो होता है एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन दिस इज़ अंडर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जब भी इलेक्ट्रॉन्स की बात आएगी, जब भी फर्मियंस आएंगे, ठीक है, तो उनमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ज़रूर इंक्लूड होगा।
So the right option is B. According to this, the right option is B. Okay. So the next is 18. So the exact उन्होंने पूछा हुआ है what is the exact statement of Heisenberg uncertainty principle. ओके सो एक तो हम लिख देते हैं कि डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू एच क्रॉस या एच या ग्रेटर देन, ठीक है. बट जब उसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट की बात आती है देन इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन. ये सबसे मेन बात होती है कि ये प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, बट ये कभी लेस देन एच क्रॉस नहीं होगी, ठीक है. तो एग्जैक्ट फॉर्म में हमारे पास आ जाता है एच क्रॉस बाई टू, वेयर एच क्रॉस कैन बी रिटन एज एच डिवाइडेड 2 पाई. तो उन्होंने आंसर में लिखा हुआ है ऑप्शन में एच डिवाइडेड बाय 4 पाई. सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 उन्होंने पूछा है कि वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या है, या मिनिमम एनर्जी पूछ सकते हैं, आपको 0 पॉइंट एनर्जी बोल सकते हैं. सो वी नो दैट फॉर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो एनर्जी हमारे पास होती है दैट इज़ गिवन बाय n+1 एच क्रॉस ओमेगा, वेयर n कैन स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है. सो अगर हमें ग्राउंड स्टेट की एनर्जी या मिनिमम एनर्जी फाइंड करनी है तो एन इसके लिए हम यहाँ पे क्या सब्सिट्यूट कर देंगे 0. सो वी विल गेट 0 पॉइंट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी दैट इज़ इक्वल टू हाफ एच क्रॉस ओमेगा. एंड अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 20. सो वेव फंक्शन की हमें उन्होंने प्रॉपर्टी पूछा है हुई है कि क्वांटम मैकेनिक के अकॉर्डिंगली कि जो वेव फंक्शन होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. सो वेव फंक्शन हमें पता है इट शुड बी सिंगल वैल्यूड, ठीक है. एक पॉइंट पे इसकी एक ही वैल्यू आनी चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए. मींस जो हम सबसे मेन कंडीशन होती है किसी भी वेव फंक्शन की वैलिडिटी चेक करने के लिए कि जैसे अगर वो वन डायमेंशन में देखें कि एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, जैसे ही एक्स प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है साई एक्स शुड अप्रोच टू 0. मीन्स इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए. ओके. नेक्स्ट है कि इट इज़ शुड बी कॉन्टीन्यूज़ एवरीवेयर. जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टीन्यूज़ नहीं होना चाहिए. डिसकॉन्टीन्यूज़ वेव फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो वेव फंक्शन है वो डिस्क्राइब करता है एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है. अगर वो डिसकॉन्टीन्यू हो जाता है किसी भी पॉइंट पे तो दैट मीन्स कि वहाँ पे हम पॉइंट फाइंड आउट पार्टिकल है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है. सो जो वेव फंक्शन होना चाहिए दैट शुड बी continuous everywhere. Okay, according to this B option is correct. नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है वो क्या होती है, 0 होती है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है. तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है. डी में उन्होंने दिया हुआ है कि जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी नेगेटिव मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स, वो पॉजिटिव होती है और ये वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ म्यू एन, वेयर म्यू एन रिप्रेजेंट न्यूक्लियन मैग्नेटोन. जैसे बोर मैग्नेटोन होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, वैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए क्या होता है, न्यूक्लियन मैग्नेटोन. सो फ्रॉम हेयर यू कैन सी कि जो न्यूट्रॉन्स की जो डाइपोल मूवमेंट होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, जो हम उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट हम उसकी फाइंड करते हैं दैट इज़ नेगेटिव. 25th क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि जो डिप्लीशन लेयर है, रीज़न होता है पीएन जंक्शन डायोड में, वो उसकी क्रिएशन कैसे होती है. सो वी नो दैट कि जो डिप्लीशन रीज़न है दैट इज़ ऑलवेज क्रिएटेड बाय डिफ्यूज़न ऑफ चार्ज कैरियर्स. कि जब भी हम एक पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम ज्वाइन करते हैं, जब भी उनको ज्वाइन करते हैं तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो टूवर्ड्स द जंक्शन क्या करता है, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. डिफ्यूज़न उनकी स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से कि जो पार्टिकल निकल जाते हैं उनकी जगह पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स बच जाते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, डिप्लीशन रीज़न. सो द राइट ऑप्शन इज़ बी. क्वेश्चन नंबर 27 बहुत इजी था. अब इसमें मुझे एग्जैक्टली वैल्यू दिखी नहीं, बट मेरे अकॉर्डिंगली वहाँ पे जो वैल्यू गिवन थी ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दैट इज़ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हीलियम की क्वेश्चन में क्लियर थी कि वो 7 लिखा हुआ है, ठीक है. सो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था कि जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी जो होती है पर न्यूक्लियन वो डिसाइड करती है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी. मोर इज़ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, मोर इज़ द स्टेबिलिटी, वो स्टेबल क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा. बिल्कुल इजी था. उन्होंने हमें वैल्यूज़ दी गई थी, सो वैल्यू से हमें कंपेयर करना था अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज़ गिवन. अगर यहाँ पे 1 है
ठीक है। तो हीलियम क्या होगा, मोर स्टेबल होगा देन ड्यूट्रॉन। सो अकॉर्डिंग टू दिस ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 में उन्होंने पूछा था कि जो सुपर कंडक्टर्स हैं, मतलब नोबियम था हमारे पास, उसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर उन्होंने दिया हुआ था 9.2 केल्विन सुपर कंडक्टर्स में। तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो हमें बतानी थी कि वो कैसे डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होगी। तो हमें पता है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स में कौन सा टेम्परेचर होता है कि जिस टेम्परेचर पे जो कंडक्टर है वो ज़ीरो रेजिस्टेंस शो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, वो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। और अगर उसका टेम्परेचर हम और लो कर देंगे तो वो क्या होगा कि वो ज़ीरो ही रहेगी एट ऑल टेम्परेचर बिलो 9.2 केल्विन। सो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ ए। 29 क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि ये जो हमारे पास बॉन्ड गिवन थे कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। सो सबसे पहले कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है कोवलेंट की, देन आयनिक, देन हाइड्रोजन, एंड लास्ट में आते हैं वांडर वाल फोर्सेस। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 30th क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था व्हाट इज़ द नियरेस्ट नेबर इन BCC, दैट इज़ इक्वल टू 8। ये बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है। सो नेक्स्ट है 31st में उन्होंने पूछा था कि एक हमारे पास मटेरियल है, उसका अगर हम टेम्परेचर क्या करते हैं, राइज़ करते हैं, तो उसकी रेजिस्टेंस में क्या उसकी रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो रही है। सो वो मटेरियल क्या हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला दैट इज़ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फ़ा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। सो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, हमें पता है सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। उन्होंने कुछ ऐसे मेंशन नहीं किया था कि रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हो, जस्ट ये मेंशन किया है कि टेम्परेचर जैसे ही हम इंक्रीज़ करते हैं तो वो इंसुलेटर भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम इंसुलेटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो ठीक है डायरेक्टली उसको बिल्कुल कंडक्टर हम नहीं बना सकते, बट उसकी इंसुलेशन थोड़ी बहुत ब्रेक हो सकती है। सो इट मे बी आइदर अ सेमी कंडक्टर और क्या हो सकता है, वो एक इंसुलेटर हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 33rd क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज़, किसको कैसे लिखते हैं। बिल्कुल इजी है, किसी भी ऑपरेटर की जब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखते हैं तो वो फॉर्मूला होता है साई स्टार, वो ऑपरेटर हम यहाँ पे फिल करते हैं साई डी टॉ। अभी हमारे पास जो टॉ लिख रखा है, क्योंकि ये हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है 3 डायमेंशन में दिया हुआ है, ठीक है। अगर 1 डायमेंशन में होता तो हम एक्स भी लिख सकते थे। तो पी ऑपरेटर हमारे पास जैसे क्या होता है माइनस आयोटा H क्रॉस कर्ल बाय कर्ल एक्स, ठीक है। तो ये हो गया 1 डायमेंशन में। अगर 3 डायमेंशन में लिखेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, डेल ऑपरेटर में। ओके, नेक्स्ट उन्होंने क्या किया था कि जैसे हमने पी का ये फॉर्मूला लिख लिया, बट ये ऑप्शन में नहीं था, उन्होंने आयोटा माइनस वाली चीज़ नहीं थी, तो हमने आयोटा को क्या कर दिया, डिवाइड में कर दिया, क्योंकि जब 1 बाई आयोटा होता है दैट इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा। इसको रैशनलाइज करके हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस रिलेशन इज़ करेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 34th क्वेश्चन में है कि हमें इक्वेशन दी गई थी, हमें ये बताना था कि ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ थी, क्योंकि ये इक्वेशन जो है वो चार्ज कंजर्व नहीं कर रही। सो इस साइड पे हमारे पास चार्ज नंबर हो जाएगा 4, यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था। बट एनीवे, जब भी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है वो रिएक्शन क्या होती है, दैट इज़ फ्यूज़न रिएक्शन। नेक्स्ट था, ये भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, डेड टाइम ऑफ प्रोपोर्शनल काउंटर की मतलब कितने सेकंड्स का होता है, टाइम पूछा था उन्होंने, दैट इज़ अबाउट 100 माइक्रोसेकंड। सो अकॉर्डिंग टू दिस डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। 36 में पूछा था कि T5 हमारे पास डायग्राम है, तो उसमें आइसोथर्म के लिए जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, किसके पैरेलल होगा, वो इंक्लाइंड होगा। तो T5 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 रिप्रेजेंट एंट्रोपी, ठीक है। तो इसे हम TS डायग्राम भी बोल सकते हैं। सो अगर हम TS डायग्राम बनाएं, T5 डायग्राम बनाएं फॉर एन आइसोथर्म का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब अगर इस ग्राफ में हमें टेम्परेचर कांस्टेंट करके बनाना है तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, मींस कोई भी टेम्परेचर हमने सपोज कर लिया। सो अब ये जो आइसोथर्म बन रहा है दैट इज़ पैरेलल टू 5 एक्सिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 36।
Okay, so this is the first part of the video, so stay connected for the second part. And if you like the content, अगर आपको अच्छा लग रहा है then please like the video and subscribe my channel, क्योंकि बहुत जल्दी मैं फिर से मास्टर और लेक्चरर कैडर के लिए प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो इस बार की जो प्रेपरेशन होगी वो पॉइंट टू पॉइंट होगी, मीन्स आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो आपका एक लाइक और एक जो सब्सक्रिप्शन है वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ। सो प्लीज़ लाइक द चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द माय चैनल। ओके, एंड स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।